हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एपीकल्चर, या फिर जिसे हिंदी में हम मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। जब हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो पहले हमने ये देखा कि मधुमक्खियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी जो हनी बी होती हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो हनी बी की पाई जाती है। जिसमें हमने देखा था, एक था आपका एपिस डॉर्सेटा, दूसरी थी आपकी एपिस इंडिका, तीसरी थी आपकी एपिस मैं बोल सकती हूँ फ्लोरिया, और चौथी थी आपकी एपिस मेलिफेरा। इन चारों में से मैं बोल सकती हूँ जो एपिस मेलिफेरा होती है, या एपिस मेलिफेरा जो जाति होती है मधुमक्खी की, इसका कॉमर्शियली या व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कॉमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द बी कीपिंग पर्पस। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट, इसी के अंदर हमने देखा कि रानी मधुमक्खी होती है, मेल हनी बी होती है जिसे नर मधुमक्खी या ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, और उसके अलावा हमने देखा था श्रमिक मधुमक्खी होती है या फिर वर्कर हनी बी होती है। इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इनका मैं बोल सकती हूँ मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण किस तरीके से होता है, और ये किस तरीके से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, यानी ये किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, या फिर जिसे हम मेथड्स ऑफ एपीकल्चर भी बोल सकते हैं, हिंदी में कहा जाता है मधुमक्खी पालन की विधियां। तो मधुमक्खी पालन की विधियों में हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डू द बी कीपिंग या एपीकल्चर। ऐसे कौन सी विधियां होती हैं जिनकी सहायता से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। तो वहां पर हमने दो मेथड देखे थे, एक को इंडिजिनस मेथड कहा जाता है एंड द अनदर वन इज नोन एज द मॉडर्न मेथड। एक को पारंपरिक विधि कहा जाता है और दूसरे को मैं बोल सकती हूँ आधुनिक विधि जो है वो कहा जाता है। पारंपरिक विधि या इंडिजिनस मेथड इज द मेथड विच आर यूज्ड सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी जिसका उपयोग जो है वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। पारंपरिक विधि है, प्राचीन काल से काम में ले रहे हैं, तो वो हमारा इंडिजिनस मेथड हो जाता है। जिसमें हमने दो टाइप के छत्ते देखे थे, जिसमें एक था आपका फिक्स्ड या फिर वॉल हाइव्स जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम स्थिर छत्ते के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मूवेबल, मैं बोल सकती हूँ मूवेबल हाइव, या फिर जिसे हम चल छत्ते के नाम से जानते हैं, जो या तो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, यानी या तो मैं बोल सकती हूँ अर्थन, मैं बोल सकती हूँ पॉट्स के अंदर बनाया जाता है, सॉइल पॉट्स के अंदर बनाया जाता है, या फिर लकड़ी के बॉक्सेस यानी वुडन बॉक्सेस के अंदर जो है बनाया जाता है। वाई इट इज नोन एज द मूवेबल, मैं बोल सकती हूँ हाइव। इसे हम चल छत्ता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो चल नहीं सकता, बट हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। एक जगह से इसे पिक करेंगे और दूसरी जगह पर प्लेस कर देंगे, तो इसी वजह से इसे हम मूवेबल छत्ता या फिर मूवेबल हाइव या फिर मैं बोल सकती हूँ चल छत्ते के नाम से जानते हैं। The second method of beekeeping which is now presently very much in use, वो है आपका मैं बोल सकती हूँ मॉडर्न मेथड ऑफ बी कीपिंग या फिर मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में एक ही प्रकार का छत्ता काम में लिया जाता है विच इज नोन एज द, एक ही प्रकार का हाइव जो है वो काम में लिया जाता है विच इज नोन एज द मूवेबल हाइव, या फिर जिसे हिंदी में चल छत्ते के नाम से जाना जाता है। और जो मूवेबल हाइव होता है इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। एंड एट द लास्ट ऑफ दैट लास्ट क्लास हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी। आप एपीकल्चर कर क्यों रहे हो, आप मधुमक्खी पालन जो है वो क्यों कर रहे हो, टू ऑब्टेन द हनी फ्रॉम द हनी बी, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करने के लिए आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो। तो वो जो शहद है उसके अंदर ऐसे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उसका ऐसा क्या आर्थिक महत्व है जिसकी वजह से यू आर डूइंग द एपीकल्चर, आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो। तो उसमें हमने पहला यूज देखा था कि इसकी फूड वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसका खाद्य मैं बोल सकती हूँ जो मूल्य होता है, मूल्य मतलब यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहे, यहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो फूड वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेट मैं अगर एक जगह रख देती हूँ, एक तरफ मैं रख देती हूँ 200 ग्राम हनी, यानी 200 ग्राम अगर मैं शहद रख देती हूँ, और उसी के साथ सामने मैं 9 से 15 लीटर दूध रख देती हूँ, या फिर 1.5 लीटर या 1.5 किलो मक्खन रख देती हूँ, बटर रख देती हूँ, या फिर 350 ग्राम अगर मैं मीट रख देती हूँ, तो इनकी जो फूड वैल्यू होती है, इनका जो मैं बोल सकती हूँ मूल्य होता है, इनके अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं उतने के उतने पोषक तत्व आपके 200 ग्राम मैं बोल सकती हूँ हनी या 200 ग्राम शहद
शहद के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट जो शहद होता है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के शुगर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के शुगर या शर्करा होती है, डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं। और ये सारे शहद के अंदर जो शर्करा है, जो विटामिन है, जो मैं बोल सकती हूँ आपका प्रॉपरली पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, इनको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्व कर लेती है, यानी आसानी से अवशोषित कर लेती है। दैट्स वाई हम हनी का बहुत अच्छे से क्या करते हैं, यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जब इतनी सारी प्रॉफिटेबल थिंग्स हमने डिस्कस कर ही ली, जब इतने सारे लाभ हमने देख ही लिए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपने देखा था कि बेसिकली जो हनी होता है दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक, इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड और इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडी। या फिर जो शहद होता है इसका उपयोग जो है केक बनाने में, केक बना रहे हैं तो उस प्रोसेसिंग में काम में ले लेंगे, साथ में मैं बोल सकती हूँ ब्रेड बनाने में, साथ में मैं बोल सकती हूँ कैंडी बनाने में जो है वो किया जाता है। इतनी बातें पढ़ने के बाद में हमारा जो फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी हनी की, शहद का जो पहला आर्थिक महत्व था वो हो गया था पूरा। अब पढ़ते हैं दूसरा महत्व, और दूसरा महत्व ऑब्वियसली हमें पढ़ना है मेडिसिनल यूजेस, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं औषधीय महत्व। तो लिखेंगे सेकंड, सेकंड लिखेंगे मेडिसिनल वैल्यू, सेकंड लिखेंगे मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू हिंदी में लिखेंगे औषधीय महत्व, औषधीय महत्व। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे शहद में, शहद में अत्यधिक, शहद में अत्यधिक औषधीय गुण, शहद में अत्यधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं, अत्यधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। अतः अतः शहद का उपयोग बहुत पहले से, अतः शहद का उपयोग बहुत पहले से, पहले से यूनानी तथा, यूनानी, बहुत पहले से यूनानी तथा आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एज इट इज, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज हनी हैव, because honey have numerous, because honey have numerous medicinal properties, medicinal properties, medicinal properties, medicinal properties, so it is, so it is, so it is very much in used in, so it is very much, very much, so it is very much used in Unani and, Unani and, Unani and Ayurvedic, Unani and Ayurvedic, Ayurvedic, Ayurvedic system of medicine, system of medicine, system of medicine। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका उपयोग मुख्यतः, इसका उपयोग मुख्यतः शांतिदायक, शांतिदायक मतलब सिडेटिव, इसका उपयोग मुख्यतः शांतिदायक
शांतिदायक तथा तथा रोगाणुनाशक, शांतिदायक तथा रोगाणुनाशक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक सेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः शांतिदायक यानी सिडेटिव तथा रोगाणुनाशक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट एक्ट एज sedative, and antiseptic, sedative and antiseptic। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। शहद का उपयोग मुख्यतः खांसी, शहद का उपयोग मुख्यतः खांसी, जुकाम व बुखार में किया जाता है। शहद का उपयोग मुख्यतः खांसी, जुकाम व बुखार में किया जाता है। खांसी, बुखार, जुकाम में किया जाता है। It is mainly used in the treatment of cough, cold and fever। आपको पता है एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास के अंदर दिया था आपको, जैसे विक्स की गोली हम लोग खाते हैं, कई बार हमारा गला खराब होता है, हमें खांसी होती है, कफ होता है, गला बंद होता है, तो उस टाइम पर हम विक्स की टैबलेट लेकर आकर खाते हैं। तो उससे जब हम खाते हैं, उस टैबलेट को जब हम खाते हैं, तो हमारी जो गला होता है, जो हमारा, मैं बोल सकती हूँ प्रॉपरली जहाँ पर कफ ने हमारे गले को जकड़ रखा है, वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए शांतिदायक हो जाता है, यानी सिडेटिव हो जाता है। तो वो रीज़न यही है कि बेसिकली इट एक्ट एज द सिडेटिव, क्योंकि ये शांतिदायक की तरह कार्य करता है। तो अगर हमारी शरीर के गले के अंदर खराश है, किसी भी टाइप का इरिटेशन हमारी बॉडी के अंदर है गले के अंदर, तो उसको थोड़ा सा सिडेटिव कंडीशन में लाने का काम या शांति प्रदान करने का काम जो है वो कौन करता है? शहद जो है वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह रक्त को शुद्ध करता है। यह रक्त को शुद्ध करता है। यह रक्त को शुद्ध करता है तथा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। इट प्यूरिफाइज द ब्लड। इट प्यूरिफाइज द ब्लड। इट प्यूरिफाइज द ब्लड, ब्लड को शुद्ध करता है। तो यह रक्त को शुद्ध करता है तथा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। तो इट प्यूरिफाइज द ब्लड। इट प्यूरिफाइज द ब्लड and help in the synthesis of hemoglobin। और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे। ऐसा माना जाता है कि शहद टाइफॉइड के जीवाणुओं को ऐसा माना जाता है कि यह टाइफॉइड के जीवाणुओं को 48 घंटे में नष्ट कर देता है। 48 घंटे में नष्ट कर देता है। 48 घंटे में नष्ट कर देता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे it is assumed that
it can destroy typhoid bacteria. It can destroy typhoid bacteria. एंड यू ऑल नो दैट टाइफॉइड बैक्टीरिया जो होता है, मतलब टाइफॉइड के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो लगभग 48 घंटों के अंदर ये साल्मोनेला को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। तो इट इज अज्यूम दैट इट कैन डिस्ट्रॉय टाइफॉइड बैक्टीरिया विद इन अबाउट 48 आवर्स। विद इन अबाउट 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा साल्मोनेला टाइफी को। ये मेडिसिनल यूजेस होता है पूरा। थर्ड देख लेते हैं अन्य उपयोग। तीसरा देख लेंगे अदर यूजेस। शहद के और क्या यूजेस हैं, तो अदर यूजेस हिंदी में लिखेंगे अन्य उपयोग। अदर यूजेस या फिर हिंदी में लिखेंगे अन्य उपयोग। भाई आपको पता है शहद के साथ में मोम भी मिलता है, एक के साथ में एक फ्री ऑफर है। शहद मिलेगा वहां पर आपको मोम भी मिलेगा। तो भाई हमें मोम के भी उपयोग देखने हैं, है ना। तो मोम के भी उपयोग देखने हैं, तो लिखेंगे विश्व भर में वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में शहद तथा मोम को अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। डिफरेंट यूजेस लेते हैं हम हनी के और मोम के, तो अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे हनी एंड बी वैक्स। ये मोम वही वाला मोम है जो शहद के साथ में होगा, है ना। तो हनी एंड बी वैक्स आर यूज्ड इन various ways throughout the world। अब कहाँ पर लेंगे, तो लिखेंगे इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, पहला हो गया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। उसके अलावा कागज उद्योग, इंग्लिश में पेपर इंडस्ट्री। कागज उद्योग या फिर इंग्लिश में पेपर इंडस्ट्री। मोमबत्ती उद्योग, इंग्लिश में कैंडल इंडस्ट्री। पहली देख ली हमने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, दूसरी देख ली हमने मोमबत्ती या फिर पेपर इंडस्ट्री, मोमबत्ती इंडस्ट्री, और फिर लिखेंगे पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट इज मेनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऑब्लिक करके पेपर इंडस्ट्री, फिर ऑब्लिक करके
पेपर इंडस्ट्री, फिर कैंडल इंडस्ट्री एंड पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। और यहीं पर हमारा टॉपिक जो है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, वो होता है पूरा। किस तरीके से प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है एपीकल्चर के अंदर, क्या टाइप होते हैं हनी बी के, मधुमक्खी के प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट देखा जाता है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है, उनका बी कीपिंग का मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और इसी के साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीकल्चर, सीरीकल्चर क्यों कर रहे हैं, सॉरी एपीकल्चर हम क्यों कर रहे हैं, या फिर मधुमक्खी पालन क्यों कर रहे हैं, उसके उपयोग है ना, उससे शहद मिल रहा है, वैक्स मिल रहा है, तो उनका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको याद रखना है प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हमारा टॉपिक जो एपीकल्चर था, मधुमक्खी पालन, वो होता है पूरा। नया टॉपिक पढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है सेरीकल्चर। नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर साइंटिफिकली या फिर साइंस में कहा जाता है सेरीकल्चर, और वैसे इसे कहा जाता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, या फिर नॉर्मल इसको कहेंगे सिल्क वॉर्म कीपिंग। सिल्क वॉर्म कीपिंग, रेशम कीट को पालोगे उसे रेशम मिलेगा, और इसी प्रोसेस को हम सीरीकल्चर या फिर आप हिंदी में रेशम कीट पालन और इंग्लिश में सीरीकल्चर के नाम से जानते हैं। लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, सीरीकल्चर मुख्यतः नया टॉपिक है, ये है ना, नया टॉपिक है। पिछले वाला जो एपीकल्चर वाला टॉपिक था वो मधुमक्खी पालन, वो हो जाता है पूरा अब नया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जूलॉजी के अंदर यानी बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर में है ना, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो वहां पर जूलॉजी में दो पार्ट दे रखे हैं, एक इकोनॉमिक जूलॉजी या आर्थिक प्राणी विज्ञान जंतु विज्ञान, और दूसरा दे रखा है इथोलॉजी प्राणी व्यवहार। तो जब मैं इकोनॉमिक जूलॉजी की बात करती हूँ यानी आर्थिक महत्व के प्राणी विज्ञान की बात करती हूँ, तो वहां पर हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हम कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको उगाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और उनसे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो उत्पाद मिल रहे हैं, उनका हम कहाँ कहाँ किस तरीके से उपयोग करते हैं, वही हमें डिस्कस करना है। तो जैसे एपीकल्चर अभी पढ़ा था मधुमक्खी पालन, तो उससे हमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिले थे वो था हनी एंड द वैक्स, यानी हमें शहद मिला और मोम मिला। अब यहाँ पर रेशम कीट पालन है, तो नाम से ही पता चल रहा है रेशम कीट पालन, यानी सिल्क वॉर्म कीपिंग भी बोल सकते हैं इसको हम। तो सिल्क वॉर्म से हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा। उसका किस तरीके से बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या उसके आर्थिक महत्व है, वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन में यही देख लेते हैं कि भाई है क्या। तो लिखेंगे सीरीकल्चर के अंतर्गत, सीरीकल्चर के अंतर्गत, सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का, रेशम के कीड़े का, रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। सीरीकल्चर के अंतर्गत, सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन सीरीकल्चर, इन सीरीकल्चर कोमा लगा के लिखेंगे कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म ऑब्जर्व, कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म ऑब्जर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेशम कीट से मुख्यतः, रेशम कीट से, रेशम कीट मतलब सिल्क वॉर्म, रेशम कीट से मुख्यतः रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट से मुख्यतः रेशम प्राप्त होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए हम सीरीकल्चर कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे रेशम कीट से मुख्यतः, रेशम कीट से मुख्यतः, रेशम कीट से मुख्यतः रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट से मुख्यतः रेशम प्राप्त होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम,
सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, अब ये सिल्क है क्या, तो लिखेंगे रेशम। रेशम, रेशम कीट। रेशम, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियों। रेशम, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियों। रेशम ग्रंथियों, इंग्लिश में कहेंगे सिल्क ग्लैंड्स। रेशम ग्रंथियों यानी सिल्क ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रावित, के द्वारा, के द्वारा स्त्रावित प्रोटीनीय पदार्थ होता है। के द्वारा स्त्रावित प्रोटीनीय पदार्थ होता है। प्रोटीनीय पदार्थ होता है यानी प्रोटीनियस कंपोनेंट होता है। प्रोटीनीय पदार्थ होता है यानी प्रोटीनियस कंपोनेंट होता है। ठीक है, होता है। प्रोटीनीय कंपोनेंट होता है जो रेशम का कीड़ा जो होता है वो सिक्रेट करता है यानी स्रावित करता है अपनी रेशम ग्रंथियों की सहायता से। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सिल्क इज अ, सिल्क इज अ प्रोटीनियस, सिल्क इज अ प्रोटीनियस, सिल्क इज अ प्रोटीनियस, सिल्क इज अ प्रोटीनियस, प्रोटीनियस secretion, proteinous secretion which is secreted by, which is secreted by, silk is a proteinous secretion, proteinous secretion which is secreted by, which is secreted by silk glands, which is secreted by silk glands, which is secreted by silk glands, silk glands by the, by the silkworm, by the silkworm, by the silkworm, by the silkworm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये रेशम ग्रंथियां, ये रेशम ग्रंथियां, ये रेशम ग्रंथियां संशोधित, संशोधित मतलब मॉडिफाइड, संशोधित लार ग्रंथियां होती हैं। ये रेशम ग्रंथियां संशोधित लार ग्रंथियां यानी लार ग्रंथियों से ही बनती हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मॉडिफाइड, मतलब पूरा लिखेंगे, पहले मैं बता रही हूँ। मॉडिफाइड सेलिब्री या सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये रेशम ग्रंथियां संशोधित लार ग्रंथियां होती हैं, संशोधित लार ग्रंथियां होती हैं। तो these silk glands are modified, modified, modified salivary glands, modified salivary glands। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन ग्रंथियों का चिपचिपा स्त्राव, इन ग्रंथियों का, इन ग्रंथियों का चिपचिपा स्त्राव यानी स्टिकी सिक्रेशन, इन ग्रंथियों का चिपचिपा स्त्राव, चिपचिपा स्त्राव या स्टिकी सिक्रेशन, चिपचिपा स्त्राव या स्टिकी सिक्रेशन वायु के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर कठोर, कठोर रेशम धागे का, कठोर
रेशम धागे का निर्माण करता है। कठोर रेशम धागे का निर्माण करता है। कठोर रेशम धागे का निर्माण करता है। मतलब सिक्रेशन जो है, जो हमारी सिल्क वॉर्म, जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, रेशम ग्रंथियां जो होती हैं, वो स्टिकी, मैं बोल सकती हूँ, कंपोनेंट का सिक्रेशन करती हैं। ये स्टिकी कंपोनेंट या ये जो चिपचिपा पदार्थ है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है या वायु के संपर्क में आता है तो इट बिकम सॉलिड, ये कठोर हो जाता है। और जब ये कठोर हो जाता है तो इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ रेशम धागे या फिर सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने लिख लिया, द सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स। Modified salivary glands, their sticky secretion become solid, become solid, become solid on, become solid on incoming, become solid on incoming contact with air, contact with air, contact with air, and form, and form, and form strong silk fiber, and form strong silk fiber। 2-3 पॉइंट लिखे हैं, दोबारा से सुन लेंगे। बेसिकली जो हमारी रेशम ग्रंथियां होती हैं, ये लार ग्रंथियों का ही संशोधन होता है, यानी मॉडिफाइड हो जाती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, और वो हमारी सिल्क ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। सिल्क ग्लैंड से जैसे लार ग्रंथियों से लार निकलता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, वैसे ही ये जो ग्रंथियां होती हैं, रेशम ग्रंथियां, इनसे चिपचिपा पदार्थ या म्यूसिलिजिनियस स्टिकी कंपोनेंट निकलता है। चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट बिकम सॉलिड या हार्डन, यानी कठोर हो जाता है। और कठोर हो जाता है तो फिर वो कठोर होकर मजबूत रेशम के धागे या फिर स्ट्रॉन्ग सिल्क फाइबर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम ये रेशम कीट जो है, इसकी सिस्टमैटिक पोजिशन देखते हैं। तो लिखेंगे रेशम कीट की वर्गीकरण स्थिति। रेशम कीट की वर्गीकरण स्थिति। रेशम कीट की वर्गीकरण स्थिति, क्लासिफिकेशन देखना। वर्गीकरण स्थिति, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑब्लिक करके क्लासिफिकेशन भी लिख लेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑब्लिक करके क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑब्लिक करके क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म हेडिंग डाल देंगे, और फिर देख लेते हैं कौन से किंगडम में आता है, क्या इसका फाइलम है, संघ क्या है, क्लास कौन सी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बार ये लिख लेंगे। अब मुझे उम्मीद है किंगडम तो हमें पता ही है, क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जगत तो बेटा जंतु जगत ही होगा। किंगडम तो एनिमल किंगडम ही होगा, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो किंगडम जो है वो आपका, मैं बोल सकती हूँ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एनिमल किंगडम। चलिए, पहला लिखेंगे जगत, इंग्लिश में किंगडम। अभी बताया किंगडम तो जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जंतु जगत होगा, बॉटनी पढ़ेंगे तो पादप जगत होगा। तो जंतु जगत, जगत जो है वो जंतु जगत, या किंगडम जो है वो एनिमेलिया हो जाएगा। किंगडम जो है वो एनिमेलिया हो जाएगा। सेकंड लिखेंगे संघ, सेकंड लिखेंगे संघ, इंग्लिश में कहेंगे फाइलम, और संघ हो जाएगा द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच इज आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज द आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा जगत होता है, सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का, सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का। ठीक है, चलो फिर लिखेंगे वर्ग,
वर्ग या क्लास, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, क्लास है इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्टा क्लास जो है उसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्टा क्लास जो है वो हो जाएगी इंसेक्टा। फिर उसके बाद में ऑर्डर यानी गण, ऑर्डर यानी गण, गण हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा। फिर हो जाएगी फैमिली, कुल कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे फैमिली, फैमिली हो जाएगी बॉम्बिसिडे, फैमिली हो जाएगी बॉम्बिसिडे। इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही रहेगा, तो फैमिली हो जाएगी बॉम्बिसिडे, फैमिली हो गया। अब दो चीजें और देखनी है, एक जीनस नेम देखना है, यानी एक तो वंश का नाम देखना है और दूसरा देखना है स्पीसीज। ठीक है, तो एक हो गया वंश, इंग्लिश में कहेंगे जीनस, और दूसरा हो जाएगा स्पीसीज यानी जाति, दूसरा हो जाएगा स्पीसीज या फिर जाति। इनके लिए तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्पीसीज और जीनस का नेम होगा, जो स्पीसीज और जीनस का नेम होगा वो दोनों मिलकर ही इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम भी बनाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं, वंश का नाम है बॉम्बिक्स, वंश का नाम है बॉम्बिक्स, वंश का नाम है बॉम्बिक्स, और स्पीसीज है मोरी। मोराई भी कई कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मोरी लिखेंगे तो भी ठीक है। बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। और यहीं पर होता है हमारा सिल्क कॉटन, सिल्क जो वॉर्म है उसका क्लासिफिकेशन पूरा। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिख लिया होगा, और एक पॉइंट लिख लेंगे, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी भारतीय रेशम कीट की, बॉम्बिक्स मोरी भारतीय रेशम कीट की प्रजाति है, भारतीय रेशम कीट की प्रजाति है, भारतीय रेशम कीट की प्रजाति या जाति एक ही बात है, प्रजाति है। बॉम्बिक्स मोरी भारतीय कीट की प्रजाति है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे बॉम्बिक्स मोरी इज द, बॉम्बिक्स मोरी इज द इंडियन स्पीसीज ऑफ, इंडियन स्पीसीज ऑफ, इंडियन स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, रेशम कीट की अन्य जातियां, रेशम कीट की अन्य जातियां, रेशम कीट की अन्य जातियां, इंग्लिश में लिखेंगे अदर स्पीसीज ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे अदर स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ, अदर स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ, अदर स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ।
अब इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी वो देखेंगे। जैसे इंडियन स्पीसीज तो हमने देख ही लिया। इंडियन स्पीसीज तो आपकी बॉम्बिक्स मौरी जो होती है, बॉम्बिक्स मौरी, जिसका अभी हमने सिस्टमैटिक पोजीशन भी देखी है, क्लासिफिकेशन भी देखा है, वो हमारी भारतीय जाति है। ठीक है, बाकी इसकी काफ़ी और भी स्पीसीज मिलेगी। जैसे चीनी मैं बोल सकती हूँ, आपका रेशम कीट भी होता है, यानी चाइनीज सिल्क मॉथ भी होता है, और भी होंगे, तो वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हेडिंग डालेंगे अदर स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ, अदर स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ। पहला लिखेंगे चाइनीज सिल्क मॉथ या चाइनीज सिल्क वॉर्म, चाइनीज सिल्क वॉर्म, चाइनीज सिल्क वॉर्म। हिंदी में लिखेंगे चीनी रेशम कीट। अब नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर मिलेगा, चाइना में मिलेगा, चीन में मिलेगा। चीन में मिलेगा तो इसके क्या मैं बोल सकती हूँ, मतलब ओरिजिन इसका चीन है। ऐसे तो अभी तो ये और जगह भी मिलता है, पर इसका ओरिजिन या उत्पत्ति का जो मैं क्षेत्र बोलूंगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, सबसे पहले ये कहाँ पर मिला, तो फिर आंसर रहेगा चाइना यानी चीन। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये इंडिया में भी इसको मैं बोल सकती हूँ सीरीकल्चर में काम में लिया जा रहा है, अफ्रीका में भी लिया जा रहा है, जापान में भी लिया जा रहा है, अन्य देशों में भी इसको मैं बोल सकती हूँ कल्चर किया जा रहा है ना। तो लिखेंगे इसका मूल उत्पत्ति देश, इसका मूल उत्पत्ति देश, इसका मूल उत्पत्ति देश चीन है, इसका मूल उत्पत्ति देश चीन है, या मेन ओरिजिन कंट्री, मेन ओरिजिन कंट्री, मेन ओरिजिन कंट्री इसका चाइना है, इसीलिए इसको चाइनीज की मैं बोल रही हूँ सिल्क मॉथ बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह है, हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इसका मूल उत्पत्ति देश चीन है, लेकिन 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 इसका पालन भारत, जापान, तथा अन्य देशों में भी किया जाता है, अन्य देशों में भी किया जाता है। मेन अगर कंट्री पूछेगा जहां से इसका ओरिजिन हुआ तो वो तो चाइना रहेगा। बट अगर मैं प्रेजेंटली इसके सेरिकल्चर की बात करूं कि इसका सेरिकल्चर या इस कीट का पालन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो फिर वहां पर इंडिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा और अदर कंट्रीज भी आ जाएगा। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर मेन origin country is their main origin country is China, but it has been successfully domesticated मतलब ग्रो किया जा रहा है, but it has been successfully domesticated in India, Japan, and other countries, इसे शहतूत रेशम कीट, क्योंकि शहतूत पे ग्रो करता है सबसे ज्यादा ये, तो इसे शहतूत रेशम कीट, मतलब इसका होस्ट प्लांट जो है वो मलबेरी है, शहतूत को मलबेरी कहते हैं, तो इसे मलबेरी सिल्क मॉथ भी कहा जाता है, है ना। तो इसे शहतूत रेशम कीट भी कहा जाता है,
ठीक है, चलिए, इसे शहतूत रेशम कीट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मलबेरी सिल्कवॉर्म, मलबेरी सिल्कवॉर्म, मलबेरी सिल्कवॉर्म, मलबेरी सिल्कवॉर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके द्वारा मतलब चाइनीज स्पीसीज जो है वही इंडिया में अब ग्रो की जा रही है, तो उसी को बॉम्बेक्स मोराई भी कहते हैं। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत जो है हमें नहीं है ना। तो लिखेंगे बॉम्बेक्स मोरी द्वारा उत्पन्न रेशम धागे, रेशम धागे सफेद सफेद कोमा लगा के हल्के पीले, हल्के पीले, हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। मतलब ये जो धागे बनाता है रेशम धागे, वो व्हाइट कलर के होंगे या लाइट येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द सिल्क फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बेक्स मोराई। इसी को बॉम्बेक्स मोराई भी कहते हैं। चाइनीज स्पीसीज है, ओरिजिन चाइना में हुआ था, बट अभी इंडिया में भी मिल रही है, इसीलिए इसको बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं, है ना। तो द सिल्क फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बेक्स मोरी is white or light yellow in color, and it is of good quality, गुड क्वालिटी मतलब इसका गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है। ये उत्तम गुणवत्ता वाला रेशम धागा होता है, उत्तम गुणवत्ता वाला रेशम धागा होता है। यह उत्तम गुणवत्ता वाला रेशम धागा होता है। एक स्टार लगा के पॉइंट मैं लिखवा रही हूं, याद रख लेना। चाइनीज सिल्क वॉर्म को ही चाइनीज सिल्क वॉर्म को ही इंडियन सिल्क वॉर्म या फिर बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। ओरिजिन इसका चाइना है, बट अभी प्रेजेंटली इंडिया में भी मिल रहा है। तो बॉम्बेक्स मोरी जो है इंडियन और चाइनीज दोनों वैरायटी हो गई, है ना। तो बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे चाइनीज सिल्क वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज Chinese silkworm Chinese silkworm is also known as Chinese silkworm is also known as Indian silkworm, Indian silkworm, Indian silkworm, और डैश करके साइंटिफिक नाम लिखेंगे बॉम्बेक्स मोरी, डैश करके साइंटिफिक नाम लिखेंगे बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी। चलो ये हो गया पहला। सेकंड लिखेंगे टसर रेशम कीट। सेकंड इज टसर रेशम कीट, टसर रेशम कीट, इंग्लिश में टसर सिल्क वॉर्म। ये इंडिया में भी मिलता है, ये भी चाइना में मिलता है, जापान में भी मिलता है, बहुत सारे देशों में मिलता है ना। तो क्या इसके फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे यह है चीन, भारत तथा यह है चीन, भारत तथा अन्य देशों में मिलता है। यह है चीन, भारत तथा अन्य देशों में मिलता है।
अन्य देशों में मिलता है, अन्य देशों में मिलता है। इट इज फाउंड इन इंडिया, चाइना, चाइना एंड अदर कंट्रीज। इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसकी इल्ली कैटरपिलर, इसकी इल्ली पिछले वाली की शहतूत को खा रही थी, इसकी इल्ली यानी कैटरपिलर, इसकी इल्ली कैटरपिलर ओक, अंजीर तथा साल के वृक्षों की, साल के वृक्षों की पत्तियों को, साल के वृक्षों की पत्तियों को खाती है, साल के वृक्षों की पत्ती को खाती हैं या पत्तियों को खाती हैं, पत्तियों को खाती हैं। पिछली वाली जो है वो शहतूत की पत्तियों को खा रहा था। जो हमारा इंडियन, मैं बोल सकती हूँ हमारा सिल्कवॉर्म होता है, भारतीय सिल्कवॉर्म या रेशम कीट, चाइनीज भी कह देते हैं, बॉम्बेक्स मोराई भी कह देते हैं, उसका अगर होस्ट प्लांट पूछेगा मतलब परपोषी पादप के किस पादप पे वो विकास दिखाता है, तब आंसर रहेगा मलबेरी प्लांट यानी शहतूत का पादप। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये फिग के ऊपर, अंजीर के ऊपर, ओक के ऊपर, साल के ऊपर जो है वो ग्रो करता है। मतलब कैटरपिलर जो है इसका लार्वा अवस्था वो इन पादपों की पत्तियों को क्या करता है, खाता है ना। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट्स कैटरपिलर। इट्स कैटरपिलर फीड ऑन द, फीड ऑन द, फीड मतलब खाना खाते हैं, तो फीड ऑन द लीव्स ऑफ, फीड ऑन द लीव्स ऑफ फिग, ओक, फिग, ओक एंड साल ट्रीज, फिग, ओक एंड साल ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनके कोकून, इनके कोकून, इनके कोकून पीले भूरे, पीले भूरे या लाल रंग के होते हैं, पीले भूरे या लाल रंग के होते हैं। इनके कोकून, इनके कोकून पीले भूरे या लाल रंग के होते हैं, या लाल रंग के होते हैं। एक हिंदी में लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को भी लिखा दूंगी। तथा इनसे भूरे रंग का, तथा इनसे भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है, भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है, तथा इनसे भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कोकून ऑफ टसर सिल्क मॉथ इज, कोकून ऑफ, कोकून ऑफ टसर सिल्क मॉथ इज, टसर सिल्क मॉथ इज, टसर सिल्क मॉथ इज, टसर सिल्क मॉथ इज येलो ब्राउन, येलो ब्राउन और रेड इन कलर, येलो ब्राउन और रेड इन कलर, येलो ब्राउन और रेड इन कलर एंड ब्राउनिश सिल्क फाइबर, एंड ब्राउनिश सिल्क फाइबर इज obtained, ब्राउनिश सिल्क फाइबर इज obtained। लास्ट तीसरा और लिख लेते हैं, लिखेंगे मूगा, मूगा रेशम कीट। थर्ड लिखेंगे मूगा रेशम कीट, मूगा रेशम कीट।
इंग्लिश में भी सेम रहेगा, मूगा सिल्क वॉर्म, मूगा सिल्क वॉर्म। एक वाइल्ड स्पीसीज होती है, ये जंगली जाति होती है, जंगली प्रजाति होती है, ये याद रखना है ना। वाइल्ड स्पीसीज होती है मूगा सिल्क वॉर्म जो है ना। तो यह है जंगली, यह है जंगली या फिर अर्ध पालतू, सेमी डोमेस्टिकेटेड, अर्ध पालतू, अर्ध पालतू जाति होती है, अर्ध पालतू जाति होती है। इट इज द वाइल्ड और सेमी डोमेस्टिकेटेड, सेमी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। इट इज द वाइल्ड और सेमी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये भारत में मुख्यतः, यह है भारत में मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज कॉमनली फाउंड इन, it is commonly found in Himalayan region of, Himalayan region of, Himalayan region of, Himalayan region of India। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी इल्ली, इसकी इल्ली यानी कैटरपिलर, इसकी इल्ली या कैटरपिलर दालचीनी के पौधे की, दालचीनी के, दालचीनी की पत्तियां, डायरेक्टली लिख लो, दालचीनी की पत्तियां खाती हैं, दालचीनी की पत्तियां खाती हैं। सिनामोन इंग्लिश में कहते हैं, सिनामोन लीव्स। इसकी इली यानी कैटरपिलर जो है वो दालचीनी की पत्तियां खाती है। पहले वाले की, शुरू वाले की चाइनीज जो बॉम्बेक्स मोराई था उसकी शहतूत की पत्तियां खा रही थी, यानी बॉम्बेक्स मोराई जो है वो मलबेरी लीव्स को फीड के ऊपर फीड करती है, ठीक है। सेकंड वाला जो था हमारा, जिसको टसर सिल्क कहा था, उसकी फिग के ऊपर, औख के ऊपर या साल के ऊपर जो है वो ग्रो कर रही थी। और ये वाला जो होता है मूगा रेशम कीट, वाइल्ड स्पीसीज है, दालचीनी के पत्तों के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है। तो लिखेंगे इट्स कैटरपिलर फीड ऑन, इट्स कैटरपिलर फीड ऑन, इट्स कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स ऑफ, इट्स कैटरपिलर फीड ऑन leaves of, leaves of cinnamon, leaves of cinnamon। तो यहीं पर हमारा रेशम कीट या सिल्क मॉथ की 3 स्पीसीज हो जाती हैं पूरी। अभी हमें और स्पीसीज जो हैं वो भी पढ़नी है, और फिर इसका प्रॉपरली ये देखेंगे कि इसका कीपिंग किस तरीके से की जाती है, इसका पालन किस तरीके से किया जाता है, जो हमारा सेरिकल्चर है उस मेथड को कैसे फुलफिल जो है वो किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।